हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में एक भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीता। ये मैच बारबाडोस में आयोजित हुआ था, जो वेस्ट इंडीज़ का एक शहर है। और इसी शहर में अभी हाल ही में आ गया है एक हरिकेन, जिसका नाम है बेरिल। इस बेरिल हरिकेन के कारण वर्ल्ड कप जीता हमारी इंडियन टीम ने, वो अभी अपनी वतन वापसी नहीं कर पाई है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इसी हरिकेन को डिस्कस करने वाले हैं कि हरिकेन होता क्या है। ठीक है, तो हम खबर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या खबर है, तो टीम इंडिया स्ट्रेंडेड इन बारबाडोस ड्यू टू हरिकेन बेरिल। व्हाट आर हरिकेन्स, देयर टाइप्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरिकेन की। तो जैसा आपको पता चल गया, वीडियो की जो हेडिंग है वो है क्या होते हैं हरिकेन या चक्रवात। ये दोनों अलग होते हैं या एक होते हैं, इसको हम पूरे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आज की हम इस वीडियो में एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं कि क्या वीडियो में खास रहने वाला है। तो सबसे पहले चर्चा में क्यों, तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि टीम इंडिया फंसी हुई है बारबाडोस में। फिर चक्रवात क्या होते हैं, चक्रवात हरिकेन ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, इसकी भी डिस्कस करेंगे। कोरियोलिस बल के बारे में जानेंगे, जो चक्रवात के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर इसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में जानेंगे। और अंत में एक प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी रूपरेखा रहने वाली वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चर्चा में क्यों इस सेक्शन को देखें, तो हरिकेन बेरिल डिले टीम इंडियाज डिपार्चर फ्रॉम बारबाडोस, यानी कि बारबाडोस में चक्रवात बेरिल के कारण टीम इंडिया अभी तक वतन वापसी नहीं कर पाई है। हालांकि अभी हाल ही में वतन वापसी की राह सुगम हुई है और एयर इंडिया के विमान के थ्रू जो हमारी टीम है वो वतन लौट आई है। ठीक है, तो देखते हैं इस आगे टॉपिक को। तो जो हरिकेन है और जो चक्रवात है, दरअसल ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही हैं। जब किसी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है या फिर तूफान आता है, तो उसको विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जब कोई तूफान पूर्वी प्रशांत या फिर अटलांटिक महासागर में आता है तो उसे हरिकेन कहते हैं। जब बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में आता है तो उसे साइक्लोन या फिर चक्रवात कहते हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर या चीन सागर में जो चक्रवात आते हैं उन्हें टाइफून कहा जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उन्हें विली विली कहा जाता है। तो जैसा आप मैप में देख पा रहे हैं, जो ये क्षेत्र है पूर्वी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इसमें जितने चक्रवात आते हैं उन्हें हम कहते हैं हरिकेन्स। जो ऐसे घूम जाते हैं ताकि आपको दिखे। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जितने चक्रवात आते हैं उन्हें हम साइक्लोन कहते हैं। पश्चिमी प्रशांत सागर या चीन सागर में जितने चक्रवात आते हैं उन्हें हम टाइफून कहते हैं। जबकि इस क्षेत्र में आने वाले जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पश्चिमी इलाका, इस क्षेत्र में जितने चक्रवात आते हैं उन्हें हम बिली बिली कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं चक्रवात होते क्या हैं। जैसा हमने देखा कि हरिकेन और चक्रवात एक ही हैं। अब बात करते हैं चक्रवात की। तो चक्रवात हवाओं का एक परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र होता है, एक चक्र जैसा, जिसके केंद्र में लो प्रेशर होता है, मतलब निम्न वायुदाब, और जिसके बाहर हाई प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर चारों तरफ। ठीक है, और केंद्र में लो प्रेशर। अच्छा, अब बात करें प्रेशर की यानी कि वायुदाब की, तो आपको पता है हमारा जो पृथ्वी है पूरी की पूरी वायुमंडल से कवर है। ये हवाएं हैं वो पृथ्वी के धरातल की ओर दबाव डालती हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्र में जो दबाव हवा द्वारा डाला जाता है उसे हम वायुदाब कहते हैं। ठीक है, तो निम्न वायुदाब जहाँ कम वायुदाब हो और उच्च वायुदाब जहाँ अधिक वायुदाब हो। ठीक है, तो जब निम्न वायुदाब होता है तो ऐसे में अब यहाँ पर जब लो प्रेशर होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। अब आगे देखते हैं कि जो पृथ्वी का घूर्णन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक महत्वपूर्ण बल सर्जित होता है जिसको हम कोरियोलिस बल कहते हैं, जो हमने अभी रूपरेखा में देखा था।
इसको हम डिस्कस करेंगे कोरियोलिस बल को। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण या फिर कोरियोलिस बल के कारण इनकी जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में होती है। ठीक है, इनका जो आकार है वो गोलाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है या फिर वी आकार का हो सकता है। अगर इनके प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के मेजरली होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, लेकिन हम इन दोनों को भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कोरियोलिस बल को। तो कोरियोलिस बल एक आभासी बल होता है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण सृजित होता है। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अपनी गति करती है और सूर्य के चारों तरफ भी वो गति करती है। ठीक है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है अक्षांशों के कारण। अक्षांश आपको पता होगा कि जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं इनको हम अक्षांश कहते हैं। तो इन अक्षांशों में भिन्नता होती है, इसीलिए कोरियोलिस बल या फिर जो पृथ्वी की गति है उनकी घूर्णन गति उसमें भी डिफरेंस होता है। मतलब यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो घूर्णन गति बढ़ती जाएगी, जबकि जो हमारा इक्वेटर है ये 0 डिग्री, 0 डिग्री इसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो इसके ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे के हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम गतिमान होते हैं या फिर कोई भी वस्तु गतिमान होती है किसी अक्षांश से, जब उसके अक्षांश में परिवर्तन होता है तो ऐसे में ये बल उस वस्तु पर कार्य करने लगता है। और यही कारण है कि जब हवाएं भी मूवमेंट करती हैं, यानी कि अक्षांशों में जब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पे पहुंचती हैं तो उनकी गति में परिवर्तन आता है। तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें हवाएं इस बल के कारण दाहिनी ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईनी ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो वायु की गतियों में बदलाव इसके कारण होता है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो कोरियोलिस बल हमने समझ लिया। अब कोरियोलिस बल के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बिंदु और भी है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाएंगे, ये ध्रुव है 90 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री साउथ, तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे कोरियोलिस बल का जो मान है वो अधिक होता जाएगा, और इक्वेटर पर ये बल का जो मान है वो 0 होता है, यानी कि 0 से लेके 5 डिग्री तक दक्षिण और उत्तर, नॉर्थ और साउथ, 5 डिग्री तक इस बल का मान 0 होता है, इसलिए इस क्षेत्र में कोई भी चक्रवात नहीं आता। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण क्षेत्र में आते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र मतलब 35 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य जो क्षेत्र है, जैसे ये मैप है यहाँ देख पा रहे हैं, ये 30 है या 45 है, तो 35 लगभग, 35 लगभग यहाँ से जाएगा, 35 से 65 लगभग यहाँ, इस क्षेत्र में जितने भी चक्रवात आएंगे, या फिर ये उत्तर हो गया तो ये दक्षिण हो गया, दक्षिण में इतने क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में जो भी चक्रवात आते हैं उन्हें हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में चक्रवात आते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये वर्ष भर आते हैं। ऐसा उत्तरी गोलार्ध में भूमि की अधिकता के कारण होता है। इसकी उत्पत्ति दो जब विपरीत स्वभाव वाली जो वायु राशियां मिलती हैं तो एक वाताग्र का सृजन होता है, वाताग्र बनता है, जिससे जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है बाद में उसका फॉर्मेशन होता है। इनकी गति की बात करें तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर काम करती हैं, जहां पछुआ पवनें इन्हें पूर्व की ओर धकेलती हैं। भारत में जनवरी और फरवरी माह में जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, उसी के कारण होती है, जिसे हम पछुआ पवन कहते हैं, जिसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी हम जानते हैं। ये भारत में जो उत्तरी भारत में फसल होती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था। इस इलाके में आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जबकि इस इलाके में यहाँ से लेके और लगभग यहाँ तक इस क्षेत्र में आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा इस क्षेत्र में पेन चेंज कर लेते हैं,
इस क्षेत्र में जितने भी चक्रवात आएंगे, इस वाले में और इस वाले में, वो होंगे शीतोष्णकटिबंधीय, जबकि इस वाले क्षेत्र में और इस वाले क्षेत्र में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं, जितने चक्रवात आएंगे वो होंगे उष्णकटिबंधीय। जबकि जो हमारा ये वाला रीजन है 0 to 5, इसमें कोई चक्रवात नहीं आता, और ये होता है कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल नहीं पाया जाता इस क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 5 से 30 डिग्री जो अक्षांश है उनके बीच में चक्रवात, उन्हें हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य होती है, महासागरीय क्षेत्रों में, ये स्थल पे नहीं पाए जाते। अब आपको बता दें कि यहाँ पर मिटा देते हैं, मकर रेखा और कर्क रेखा कौन सी होती है। यहाँ पर एक रेखा काल्पनिक हम मान लेते हैं 23 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर 23 डिग्री साउथ। जो नॉर्थ वाली है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, जबकि जो साउथ वाली है उसको मकर रेखा कहते हैं। इन दो रेखाओं के बीच में जो चक्रवात आते हैं उन्हें हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनका जो प्रभाव होता है वो स्थलीय क्षेत्रों की ओर होता है, यानी कि महासागर में सृजित होते हैं और स्थल की ओर चलते हैं। इनकी गति पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, और ऐसा पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण होता है। पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण ऐसा होता है। ठीक, इसके लिए ये जिम्मेदार हैं। अब आगे हम इन दोनों, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमने देखे और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात देखे, इन दोनों में अब क्या डिफरेंस होता है उन पर एक नज़र डाल देते हैं। हमने आपके लिए इनको एक स्क्रीनशॉट टाइप पे लगाया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ भी ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसे इनका जो मूल होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, गर्म पानी के निकायों पर। ये ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशियों के मिलने से होता है। इनके अक्षांश जैसे हमने बोला, ये 5 से 30 और ये 35 से 65। जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनमें वाताग्र यानी कि फ्रंटल प्रणाली होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में ऐसा नहीं पाया जाता। गठन की बात करें तो ये अधिक तापमान वाले समुद्रों पर बनते हैं, स्थल पर पहुंचते ही नष्ट हो जाते हैं, जबकि ये जो शीतोष्ण चक्रवात हैं भूमि और समुद्र दोनों पर बन सकते हैं। ठीक है, आगे इनमें कुछ और भी डिफरेंस हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आकार, उनका जीवन, उनका पथ क्या है, भारत पर प्रभाव क्या है, तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा चक्रवात क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, हरिकेन क्या होते हैं। चक्रवात और हरिकेन अलग होते हैं, एक ही होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चर्चा पसंद आई होगी। चलिए अब देखते हैं अंत में एक प्रश्न। तो ये यूपीएससी 2024 प्री में पूछा गया था। कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है। यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, यह ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।